हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, भारतीय मूर्तिकला। क्या शुरू हो रहा है? भारतीय मूर्तिकला। तो इस चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। पार्ट 1 है हमारा, इसको हम 2 पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। तो पहले पार्ट में हम देखिए जो जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि तक्षण कला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा तक्षण कला की। मूर्ति कला को कहते हैं, वास्तुकला को कहते हैं, चित्रकला को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा कला होगा? मूर्ति कला को हम क्या कहते हैं? तक्षण कला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगले की तरफ हम लोग। कह रहा तक्षण कला मूर्ति कला को कहते हैं मूर्ति कला जिसमें चारों ओर से तराशकर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसे मूर्ति का अवलोकन आगे से पीछे, ठीक है, और पीछे से तथा चारों तरफ इसका अवलोकन किया जाता है। जैसे कोई मूर्ति आप देखते हैं, उसको क्या थर्ड फोर्थ मतलब जिधर से चाहे उधर से आप लोग देख सकते हैं। तो पेपर पे बनाया गया हुआ चीज़ और मूर्ति का अलग होता है। इसमें क्या होता है, त्रियामी तीनों तरफ से आप चारों तरफ से देख सकते हैं, ठीक, और इसका अवलोकन हम कर भी सकते हैं मूर्ति को। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तक्षण विधि कहते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि वास्तुकला, स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे दुर्ग प्रसाद, ठीक, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि। फिर कह रहा है चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अपना क्या अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित किया जाता है। जो चित्रकला भवन की भित्तियों की बात कर रहा है ये। चलिए आगे तरफ देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि भारतीय मूर्ति कला की 2 अति विशिष्ट कृतियां हैं। ध्यान दीजिए, अति विशिष्ट कृतियों की बात कर रहा है। राम विष्णु जी की है कि दुर्गा लक्ष्मी मूर्ति है कि बुद्ध एवं नटराज की मूर्ति है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्ध एवं नटराज की मूर्ति जो है क्या है, ये 2 हमारी अति विशिष्ट कृतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। आगे कह रहा है कि भारतीय मूर्तिकला की 2 अति विशिष्ट कृतियां बुद्ध एवं नटराज की मूर्ति हैं। जीवन की इस स्फूर्ति को दक्षिण कला में भी अनुकृत किया और उसकी नटराज प्रतिमा इस जागृत का मूर्त रूप है। यूँ तो इस ब्रह्मांड की स्मृति में एक नृत्य विद्यमान है और इस श्रुतिगत जो है जहाँ देखिए, मतलब इसकी बातें कर रहा है जो श्रुतिगत में जहाँ देखिए लय, ताल सब चल रहे हैं। इस प्रकार कला मर्मज्ञों का कहना है कि अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय मूर्तिकला केवल 2 कृतियों निर्माण करने में समर्थ हुई हैं। एक तो शांति और स्थिरता की अभिव्यक्ति बुद्ध मूर्ति, दूसरी गति और संस्कृत का निर्देशन नटराज मूर्ति है, ठीक। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। तीसरे नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कह रहा कि नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में जो प्रज्वलित अग्नि का घोतक है, जो वो किसका घोतक पूछ रहा है? दहकता की है कि क्या अमंगलकारी की दहकता की है, या विनाशकारी की है, या सर्वनाश की है? तो इसमें सही हमारा हो जाएगा अमंगलकारी दहकता की है, ठीक। क्या है? अमंगलकारी दहकता की है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि द्योतक क्या घोतक जो है अमंगलकारी दहकता है। नटराज की मूर्ति में उदांत नृत्य में मस्त भगवान नटराज के अंग अंग से गति और स्फूर्ति छिटक रही है। प्रसन्नता मुखमंडल ताल का समदेता जान पड़ता है और भगवान की जय और क्या है उदरबंद फहरा रहे हैं। जो उनकी जो शरीर है किस एंगल में किस तरह से डांस कर रहा है इसकी बातें कर रहा है। उनके नागभूषण लहरा रहे हैं। शक्ति का निर्देशन बाएं और नृत्य की गति से ऊपर उड़ रहा है और दाहिने और पैर मूर्ति क्या है मूर्तिमान तमस मन को कुचल रहा है और इसके चारों ओर हाथ में सीधे हाथ में सादिन का सूचक डमरू, ठीक, डमरू डिमक रहा है और बाएं हाथ में अंधकार दूर करने वाली क्या है आस्तिक दहक अग्नि की शिखाएं उठ रही हैं। फिर कह रहा है अभय और वरद की मुद्रा में 2 हाथ पल्लव की तरह लहरता दिख रहा है हमको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। कह रहा ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए
जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा? किसकी बात कर रहा है? ट्राइबल मेटल की बात कर रहा है। तंजौर, बस्तर, वाराणसी, मुमेला। अगर हम ट्राइबल मेटल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बस्तर। क्या सही होगा? बस्तर सही होगा। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र बस्तर है। बस्तर के धातु शिल्प का प्रमाणिक उल्लेख सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर वेरियर एल्विन की पुस्तक ट्राइबल ऑफ मिडिल इंडिया में मिलता है। उन्होंने बस्तर में धसिया क्या किया? धसिया जात के लोगों द्वारा पीतल के बर्तन, गहने और मूर्तियां बनाए जाने का उल्लेख किया था। भारत की आदिवासी कलाओं में बस्तर की आदिवासी परंपरागत कला कौशल प्रसिद्ध हैं। जनजाति कलाओं में प्रमुख बस्तर कला है, जो भारत के बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा प्रचलित है और अपने अद्वितीय कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में यह जाना जाता है। बस्तर के आदिवासी समुदाय अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते चले आ रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका संबंधित हैं रणकपुर से, कोराड़ से, दिलवाड़ा मंदिर से, महाबलीपुरम से। तो इसमें आपको आंसर देना है फटाफट। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोराड़ से। कहाँ से हैं? कोराड़ से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए। कह रहा स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका कोराड़ से संबंधित है। जगमोहन की छत के ऊपर वाले बरामदे में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित नृत्य भंगिमाओं में खड़े नायिकाओं के रूप में अतुलनीय हैं और इन मूर्ति पर चूने का प्लास्टर लगाकर विभिन्न रंग भरे गए हैं और वाद्य यंत्र बजाती नायिका विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से 26 किमी दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट के किनारे स्थित है, जिसकी तुलना संभवतः विश्व में करना मुश्किल है। फिर कह रहा 11वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने 1200 कारीगरों की सहायता से 12 वर्ष में कोणार्क मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण कराया था। इतनी बड़ी ये सब हस्तियाँ थी उस समय की कलाओं में। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है, पल्लव कालीन से है, चोल कालीन से है, राजपूत कालीन से, द्रविड़ कालीन से है। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा चोल कालीन से है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प चोलकालीन कला से संबंधित है। नटराज की मूर्तियां तांबे और पीतल से ढालकर बनाई गई है, जो 15वीं सदी से 16वीं सदी से लेकर वर्तमान काल तक इनके उदाहरण मिलते हैं और मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और यह सिंघल के कोलंबो संग्रहालय तथा बोस्टन संग्रहालय में ये मूर्तियां प्रदर्शित हैं। आगे देखिए, नटराज की मूर्ति में उदात्त नृत्य में मस्त भगवान नटराज के अंग अंग से गति और स्फूर्ति की हमें छिटक रही है, जो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर क्या, नटराज शिव की प्रतिमाओं के अतिरिक्त दक्षिण भारत में कांस्य, पीतल, तांबे व अष्ट धातु से अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ है, जो राजकीय संग्रहालय मद्रास, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तंजौर कला दीर्घा में सुरक्षित है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। देवी कह रहा सुरक्षित है। देवी प्रतिमाओं में मुख्य रूप से काली, पार्वती, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी आदि जो है, महाकाली, सरस्वती आदि की फोटो हमें जो है वहाँ पे क्या चीज़ें प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस तरह से पहले की कलाओं में हमें देखने को मिलता है जो चोलकालीन में विराजमान है। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गंगा अवतरण उभारदार की बातें कर रहा है। ओसिया में, रणकपुर में, महाबलीपुरम में, अजंता में। तो अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो सही हो जाएगा महाबलीपुरम में। कहाँ पे? महाबलीपुरम में है ये। चलिए आगे देखते हैं। गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प महाबलीपुरम में स्थित है। शैल मंडप तट से थोड़ा हटकर पहाड़ को तराशकर गुहा मंदिर बनाए गए, जिन्हें शैल मंडप कहा जाता है, और इसके समीप ही एक चट्टान को तराशकर महाभारत के आख्यान उत्कीर्णन किए गए थे।
गजलक्ष्मी, गंगा अवतरण, दुर्गा आदि का अंकन भी हमें उल्लेखनीय रूप से देखने को यहाँ से मिलता है हमको। ठीक, गंगा अवतरण महाबलीपुरम से हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? गंगा अवतरण, कल्याण सुंदर, नटराज और रावण अनुग्रह। तो अगर इनकी हम बात करेंगे, गजहस्त की अगर हम बात किया जाए, ठीक है, बात करेंगे तो नटराज जी आएंगे। कौन आएंगे? नटराज जी का जो मूर्ति है उसमें हमें देखने को मिलता है चीज़ें। ठीक, चलिए आगे तरफ फिर बढ़ते हैं। कह रहे नटराज मूर्ति में शिव के चारों भुजाओं की क्या ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिने हाथ अभय हस्त मुद्रा में उठा हुआ है, जिसे गजहस्त मुद्रा कहते हैं। उनका ऊपरी जो है दायां हाथ में डमरू है, जो उनके प्रिय वादक हैं, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हुए दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार जलवा को छू रही है, जो नेतृत्व संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से क्या है हमें देखने को मिलता है, या उसको हम देख चुके हैं। ठीक, तो हमें बातें कर रहा है नटराज। देखिए अगर मूर्ति कला अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा नटराज की मूर्ति जो बहुत फेमस है, जो किस तरह से जो है जितने भी जो है डांसर होते हैं, जितने भी होते हैं, वे लोग पहले जो है इनकी भगवान की पूजा करके ही अपनी डांस में शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनको क्या है डांसर का एक नंबर का इनको क्या है कलाकार माना जाता है। और शिव जी का जो डांस था वो क्या था, कई रूपों में दर्शित किया जाता है। उनके मतलब एक ही डांस में शांति का, आक्रोश का, इस पृथ्वी का जो भी विनाशकारी का, हर एक चीज़ हमें देखने को मिलता भी है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भगवान शिव जी हैं, आगे देखिए फिर उन्हीं से संबंधित कुछ और प्रश्न है, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तंजौर तमिलनाडु में, सारनाथ में, पटना में, बीजापुर में। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, तंजौर तमिलनाडु से में मिली है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है उनके बारे में देखते हैं। कह नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव को सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। इस कांस्य प्रतिमा में शिव को उनके दाहिने टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मय के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए, ध्यान दीजिएगा किसको, अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभिघटन कला कौन सी, किसकी बात कर रहा है? अभिघटन कला की बात कर रहा है। मूर्ति कला, नृत्य कला, संगीत कला, इनमें से कोई नहीं। अगर हम अभिघटन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आएगा मूर्ति कला आएगा। क्यों आएगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि जब किसी पदार्थ से कोई कृति निर्मित की जाती है तो वह पदार्थ अपना अस्तित्व खोकर एक नया रूप ग्रहण कर लेता है, या कोई आकृति ग्रहण कर लेता है तो वह रूपप्रद कला या प्लास्टिक या अभिघटन कला कहलाती है, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य कला। ठीक है, हमें क्या दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में क्या स्थापित है, इसकी बातें कर रहा है। नेमिनाथ, आदिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, शांतिनाथ। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा बी, आदिनाथ ऋषभदेव वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभनाथ जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है और इसमें सादगी, सरलता, देव सुलभ गंभीरता के दर्शन होते हैं और मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख हैं और इन देवालयों में विभिन्न जैन तीर्थकरों की मूर्तियां हैं और उन्हीं के नाम पर इन देवालयों का नाम भी है,
जिनमें से अधिकांश देवालय पर आदिनाथ ऋषभनाथ की प्रतिमा से सुशोभित हैं। और गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा में 11वीं शताब्दी में विमल शाही नामक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। फिर कह रहा दिलवाड़ा का मुख्य मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। स्तंभों से निर्मित द्वार, मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह में देखने को मिलता है। चलिए हम अगले तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 11वीं से 12वीं सदी की चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा मिली। ध्यान दीजिएगा, चक्रेश्वरी देवी की बात कर रहा है, वो भी 11वीं शताब्दी की बात कर रहा है। कटनी, सतना, अनूपपुर, शहडोल। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, सतना। क्या हो जाएगा, सतना आपका सही हो जाएगा, जो क्या है मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक। चलिए मध्य प्रदेश के सतना जिले से 11वीं-12वीं सदी की चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक। चलिए कह रहा है कि सप्तमातृका किससे संबंधित। ध्यान दीजिएगा, सप्तमातृका की बात कर रहा है, माँ पार्वती से है और रणव दुर्गा से है, मातृ देवियों से है या माँ चामुंडा से है। इसका आपका आंसर हो जाएगा मातृ देवी से है, ठीक। किससे है, मातृ देवी से हैं। चलिए आगे देखते हैं। सप्तमातृका संबंधित है मातृ देवियों से। भारतीय देवियों की जो को 3 रूप में प्रदर्शित किया गया है, सौम्य, रौद्र, कामुक रूपों में। 3 कौन है, सौम्य है, रौद्र है और कामुक है। नटराज नृत्य में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन और मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है। वास्तु विद्या एवं सृजन के देवता कौन हैं, विश्वकर्मा जी हैं। और भारतीय मूर्तिकला में संरक्षण आकृतियां द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं, ठीक। चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं, फिर देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का बर्तन बनाने में क्या सेडिमेंटेशन एक होता है, सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। किसकी बात कर रहा है, सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई की बात कर रहा है। कौन सी विधि है, लेविटेशन विधि है, लेविगेशन विधि है, फिर लेसिनेशन विधि है, फिर लेसिसेशन विधि है। इसमें आपका आंसर सही जो हो जाएगा ये आपका लेविगेशन विधि है। कौन सी विधि है, लेविगेशन की विधि है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मृत्तिका शिल्प सिरमेक्स का हिंदी रूपांतरण है। ग्रीक भाषा के कैरमिक का अर्थ है कुंभकार का शिल्प। मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए लेविगेशन विधि को अपनाई जाती हैं, और जिसमें पाउडर सूखी मिट्टी को मिलाकर चिकना भी बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम किंकर बैंज की कला शिक्षा कहाँ हुई, मतलब कहाँ से प्राप्त किए। श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कौन सा, शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी राम किंकर बैंज जी ने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा शांति निकेतन, राम किंकर बैंज की कला शिक्षा शांति निकेतन से हुई है। बैंज एक भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार थे और ये आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में से एक और समकालीन आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा सीरे पर्दू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीक बातें कर रहा, सीरे पर्दू की बात कर रहा है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिए। विकल्प में सीमेंट, धातु, कास्मिका, पेरिस, फाइबर ग्लास। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा सही होगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सेकेंड, सीरे पर्दू की बात कर रहा है। अगर सीरे पर्दू की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका ये धातु से बना, ये किससे बना हुआ है, धातु से बना हुआ। सिरे पर्दू की अगर बात करेंगे, ढालने की जो विधि इसकी है धातु विधि है। मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा कि सिरे पर्दू धातु माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीक है। ध्यान दीजिएगा, धातु माध्यम में मूर्ति ढालने की एक तकनीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिए
अगले प्रश्न की तरफ हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया बात कर रहा है, रिपुजे की बात कर रहा है। उभारदार मूर्ति, स्वतंत्रता खड़ी हुई मूर्ति, ढलाई, इंटेगिलियो। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें उभारदार मूर्ति की बातें कर रहा है। ठीक, चलिए आगे की बात हम देखते हैं। कह रहा है कि रिपुजे उभारदार मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन संख्या 18 है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी में अक्सर यूपी का प्रश्न पूछा जाता है। चुनार में है, रामपुर में, लखनऊ में, निजामाबाद में है। तो अगर हम बात करेंगे ब्लैक पॉटरी की तो निजामाबाद में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निजामाबाद, जिसको आजमगढ़ कहा जाता है जिला, और काले रंग की मिट्टी के बर्तन अपने चमक के लिए प्रसिद्ध है। और इन बर्तनों में चमक पैदा करने के लिए सरसों का तेल मिट्टी में मिलाकर बर्तनों का निर्माण किया जाता है, और जिसके ऊपर ज्यामिति डिजाइन भी बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से उभरी हुई या नीचे धसी हुई क्या कहलाती है। रियलिज्म कहलाती है, रिलीफ कहलाती है, रैम्पार्ट कहलाती है, रॉक कहलाती हैं। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या कहलाती है, ध्यान दीजिए, ये कहलाती है रिलीफ कहलाती है। क्या कहलाती है, रिलीफ कहलाती है। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा भारतीय मूर्ति कला को दो भागों में बांटा गया है, एक मूर्ति कला और एक उत्कीर्णन कला। तो उत्कीर्णन कला को दो भागों में बांटा गया, एक लो रिलीफ और एक हाई रिलीफ। और त्रिआयामी ठोस आकृतियाँ जो अपनी सतह से ऊपर उभरी रहती हैं या धसी रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकार देने की क्या है, ग्लास्टिक, ध्यान दीजिएगा, ग्लैप्टिक है। आकार देने के लिए ग्लैप्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग भी से संबंधित है, या कार्निंग है, या मॉडलिंग है, या कास्टिंग है। अगर हम इसकी बात करेंगे क्या है, ग्लैप्टिक की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए कौन सा सही होगा, कार्निंग। क्या हो जाएगा, कार्निंग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि आकार देने के लिए ग्लैप्टिक प्रणाली का संबंध उत्कीर्णन कार्विंग से संबंधित है, जो लकड़ी के हाथी दांत, पत्थर आदि को गढ़कर या तराशकर अलंकृत करना। मूर्ति का निर्माण उत्कीर्णन या नक्काशी कहलाता है। और जबकि धातु में बनी आकृति में एक डिजाइन तैयार करने हेतु धातु के आरक्षित हिस्सों की कटाई के लिए मॉडरेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि गलने के दौरान एल्युमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, गलत हो गया है। कौन से तत्व का हमें जो है उपयोग किया जाता है करने के लिए, बोरॉक्स तत्व की, शुगर, अमोनिया क्लोराइड, सादा नमक, सोडियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन सही होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गलने के दौरान एल्युमिनियम की सफाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका आयु NaCl होता है, NaCl ध्यान दीजिएगा। और इसकी जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है, और इनका प्रयोग एल्युमिनियम से बने वस्तुओं की सफाई में एल्युमिनियम को गलने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम अगले तरफ। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगदर किस सामग्री से बना है। ध्यान दीजिएगा, मुगदर की बात कर रहा है, किस सामग्री से बना है। पत्थर से बना है, काष्ठ से बना है, कांसा से बना है, लौह से बना है।
अगर हम मुगदर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुगदर काष्ठ से बना हुआ है। ठीक, किससे बना हुआ है? काष्ठ से बना हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है कि मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करने के लिए मिट्टी को पहले तैयार करता है और अन्य तत्वों के संयोजन से मूर्ति बनाता है। फिर कलाकार मूर्ति बनाने के लिए काष्ठ या लकड़ी का बना हुआ मुगदर का प्रयोग करता है और मुगदर का प्रयोग मुद्रण में भी किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूर्तिकार राम छाटपार, ध्यान दीजिएगा, राम छाटपार जो है किस किस लिए प्रसिद्ध है? इनकी बात कर रहा है। राम छाटपार की अगर हम बात करें, काष्ठ मूर्ति कला, धातु को ढालने के लिए मेटल कास्टिंग, प्रस्तर उत्कीर्ण, नौ मीडिया, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा इनके द्वारा जो बनाया गया था। क्या 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 चीज़ था? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्थर, जो पत्थर होता है उस पर उत्कीर्ण का काम करते, प्रस्तर उसको बोलते हैं, उस पर उत्कीर्ण का काम इन्होंने किए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है क्या कि जो है मूर्तिकार राम जो है छाटपार जो है क्या थे? छाटपार प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मूर्तिकार थे जिन्होंने जो मूर्ति को उत्कीर्णन, पत्थर को गढ़ के अच्छे अच्छे मूर्तियों का इन्होंने निर्माण किए थे। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सिरेमिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण क्या सूचित करता है? किसका महत्व सूचित करता है? किसकी बात कर रहा है? सिरेमिक्स। चिकनी मिट्टी, मिश्रण क्लेबाडी, सतह अभिक्रिया, काचिक चमक जो ग्लेज होता है और संयोजन होता है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो मिट्टी के द्वारा नहीं बनता है, चिकनी मिट्टी के मिश्रण से, उसी की बात है यहाँ पे कर। सिरेमिक्स जो है मिट्टी से संबंधित है, जो मिट्टी की कला को उसमें बनाई जाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिरेमिक्स या केओलिनाइट या चीनी मिट्टी एक प्रकार की सफ़ेद और सुघटे मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है और इसका उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लाए जाने वाली सामान, बिजली के पृथक्करण, इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग और क्या है ताप स ईंटें आदि इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग होता है अधिक मात्रा में। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम जो है क्वेश्चन है। कह रहा है कि पतीना क्या है? ध्यान दीजिएगा, पतीना क्या है? पेंट की परत है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, सतह का मार्जन है, सतह की धुलाई है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। क्या है? जो पतीना जो हमारा है क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा पतीना एक पतली सतह होती है जो ऑक्सीकरण की रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पत्थर, तांबा, कांसा, अन्य समान धातुओं के ऊपर जमा हो जाती है, इसको पतीना कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।